गलवाना की डाइन की थेनेडरसन। क़िस्सा 1। कई लोग मुझसे दरियाफ्त करते हैं कि अपनी 40 साला शिकारी ज़िंदगी में जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जंगलों में गुजरी, क्या मैंने कहीं कोई भूत भी देखा। मैं यही जवाब देता कि भूत परियत महज इंसान के तख़य्युल की पैदावार हैं और इनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। ताहम मेरी शिकारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनमें मेरा बहुतों से आमना सामना होते होते रह गया। आज एक ऐसा ही वाक़या नज़र-ए-आइन है। मैं जिस ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ तब हिंदुस्तान में जंगल ज़्यादा और इंसानी आबादियाँ खाल-खाल हुआ करती थीं। कई देहात जंगलों के बीच वाक़ थे और इनके माबैन भी फासिला खासा ज़्यादा था। बिजली की सहूलत न होने के बाइस गुज़रगाहें सरशाम ही वीरान हो जाया करतीं। ऐसे में अगर कोई दरिंदा आदमखोर हो जाता तो इसे ज़ेर करना बड़ा दक़त तलब काम होता। उसी वजह से आदमखोर की वारदातों को किसी माफ़ौक़ अल-फ़तरत क़ुव्वत से मंसूब करके तोहम परस्त लोग अक्सर तरह तरह के क़िस्से घुड़ लेते। ये क़िस्से जहाँ मकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैलाने का सबब बनते, वहीं शिकारी के काम में भी रुकावट डालते। ये हकीकत है कि मकामी बाशिंदों का ताअवुन हामिल ना हो तो माहिर से माहिर शिकारी भी किसी जंगल में अपनी मुहिम बखूबी सरअंजाम नहीं दे सकता। अगर इन लोगों के दिलों पर चुड़ैल या भूत परियत की हैबत मुसल्लित हो जाती तो अव्वल वो ताअवुन पर आमादा ही नहीं होते थे, और अगर हो भी जाते तो इनकी ऊट पटांग हरकतें शिकारी की तवज्जो मुंतशिर करने के अलावा कुछ फ़ायदा न पहुँचाते। मैं अपनी शिकारी ज़िंदगी का एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या रकम कर रहा हूँ जिसका आगाज़ मौज़ा गलवाना में मेरे तबादले से हुआ। मैंने थाने का इंतज़ाम संभाला तो मालूम हुआ कि ऐसी दरख्वास्तों से एक फ़ाइल भरी पड़ी है जिनके सिलसिले में मेरे पेशरो ने कोई अहकामात जारी नहीं किए थे। मैंने फ़ाइल खोली तो इसमें कुछ अंग्रेज़ी और बाकी मकामी ज़बान में तहरीर शुदा दरख्वास्तें नज़र आईं। इन सब का ताल्लुक़ मौज़ा के मुख्तलिफ देहात से था जिनमें गुज़श्ता 6 माह के दौरान लापता होने वाले अफराद की बाबत नामुकम्मल अंदराजात थे। अमले से पूछने पर मालूम हुआ कि गलवाना से 20 मील दूर एक कस्बा फलदाराबाद है। इसके इर्द गिर्द छोटी मोटी आबादियाँ फैली हुई थीं। इन आबादियों के दरमियान वाक़ई घने जंगलों के वसी व अरीज़ क़ते इन्हें एक दूसरे से जुदा करते। ये जंगल किसी ज़माने में चीतों और शेरों की बुहतात के बाइस बेहतरीन शिकारगाह तस्वुर किए जाते थे। इन जंगलों के दरमियान से एक गुज़रगाह गुज़रती थी जिस पर एक पुराना मंदिर वाक़ था। इसके खंडर शायद आज भी वहाँ मौजूद हों। इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि वो आसीब ज़दा है। दिन के उजाले में तो काफ़िले इस गुज़रगाह को इस्तेमाल कर लेते, मगर शाम के साए गहरे होते ही वो इलाका वीरान और सुनसान हो जाता। फ़ाइल की दरख्वास्तों के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान इस गुज़रगाह के आसपास वाक़ई देहात से 20 अफराद लापता हो चुके थे। बेशतर का ताल्लुक़ फलदार से था। थाने के अमले ने बताया कि चौनकहवा इलाका आसीब ज़दा है, इसलिए तमाम वारदातों को भूतों और चुड़ैलों के खाते में डाल दिया गया। मेरे दस्ते रासत राजू ने ख्याल ज़ाहिर किया कि इन वारदातों की पशत पर कोई शेर या चीता है। मेरा भी यही ख्याल था। मैंने अपने शक की तस्दीक की खातिर इस थाने का तमाम रिकॉर्ड छान मारा। किसी आदमखोर की हलाकत के सिलसिले में पुलिस के रिकॉर्ड बड़ी मुआवनत करते हैं। रोज़नामचा अगर दुरुस्त लिखा गया हो तो रिपोर्ट में वारदात की तफसील जुज़ियात के साथ दर्ज होती है। शिकारी अगर ज़रा भी तवज्जो से काम लेता तो इसे आदमखोर के बारे में तफसील बआसानी मालूम हो जाती। सद अफसोस कि थाने के रजिस्टर में 8 माह की चंद वारदातों का जिक्र था जो शायद एक आदमखोर ने की थी, मगर इन्हें बड़ी खूबसूरती से किसी माफ़ौक़ अल-फ़तरत क़ुव्वत के खाते में डालकर दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बाद अज़मी ने इस सिलसिले में गलवाना के नंबरदार से रुजू किया, मगर कोई काबिले ज़िक्र बात मालूम ना हो सकी। बिलाखिर मैंने राजू के हमरा मुतासिरा इलाक़ों के दौरे का मंसूबा तरतीब दिया और अपने अफसर एला को भेज दिया। खिलाफ तवक्को 3 रोज़ बाद मुझे सरकार की जानिब से वहाँ जाने का इजाज़तनामा मिल गया। अभी मौसम गर्मा की बारिशों का आगाज़ नहीं हुआ था। नदी नाला जिनकी इस इलाक़े में कसरत थी खुशक पड़े थे। मैं पहली बारिश से कबल पहुँचना चाहता था, लिहाजा सरकारी जीप का इस्तेमाल मुनासिब समझा। राजू के अलावा 2 उर्दली भी मेरे साथ थे। दोपहर के वक्त हम फलदार पहुंच गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि उजाले में भी गांव सुनसान पड़ा था। घरों के दरवाजे बंद थे और गलियों में एक का दुकान मवेशी और बच्चे मटर गश्त कर रहे थे। हमारी आमद की इत्तला मिलते ही गांव का नंबरदार हमारे इस्तकबाल के लिए चला आया। अपने मेहमान खाने ले जाकर इसने हमारी खूब खातिर तवाज़ो की। जब मैंने इसे अपनी आमद का मकसद बताया तो वो कुछ सरासीमा नज़र आने लगा। मेरे इस्तिफसार पर इसने बताया, साहब मैं जानता हूँ कि आप एक माहिर शिकारी हैं, मगर आप इसे नहीं मार सकेंगे। वो दहशत ज़दा आवाज़ में गोया हुआ।
आप यही समझ रहे हैं कि इन वारदातों के पीछे किसी दरिंदे का हाथ है, मगर मैंने गुजरगा पर खुद अपनी आंखों से एक चुड़ैल को खड़े देखा है। क्या मतलब है पटेल साहब? मैंने राजू के चेहरे पर खौफ की मंडलाती परछाएं देखकर पूछा। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो बदस्तूर उसी लहजे में बोला। यकीन ना आए तो आप खुद चलकर देख ल जाए। चंद रोज कबल ही एक औरत लकड़ियाँ चुनने वहाँ गई थी, मगर लौटकर नहीं आई। किया, मैंने अपनी नशस्त से उछलकर कहा। तुमने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में क्यों दर्ज नहीं कराई? कोई फायदा नहीं साहब, वो तअस्सुफ से भरपूर लहजे में बोला। सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसी वक्त राजू के हमरा मंदिर वाली गुजरगा का मुआयना करने का फैसला कर लिया। नंबरदार के रोकने के बावजूद हमने जीप से फालतू सामान उतरवाई, इसे अरदलियों की निगरानी में छोड़ा और जीप मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर दौड़ा दी। 1 घंटे की कठिन मुसाफत के बाद हम गुजरगा के वस्त में पहुंचे तो मैंने गाड़ी रोक ली। आगे बढ़ने से कबल मैं इलाके का अच्छी तरह मुआयना करना चाहता था। राजू भी मेरे साथ ही जीप से उतर आया। इससे कबल मैंने राइफल की दोनों नालें बगौर देखीं और कारतूस लगा दिए। राजू के पास मेरी आजमूदा 375 मैग्नम जबकि मेरे पास 450 एक्सप्रेस थी। राजू के पास मेरी आजमूदा 375 मैग्नम जबकि मेरे पास 450 एक्सप्रेस थी। गुजरगा का बगौर मुआयना करने के बाद मैं कुछ परेशान हो गया। वहाँ कच्ची ज़मीन पर एक मादा शरनी के पंजों के निशान बकसरत थे, मगर जिस बात पर मैं शशदर रह गया वो इंसानी कदमों की मौजूदगी थी। इन निशानात की खास बात ये थी कि दायां पाँव उल्टा था। ये देखकर राजू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मेरी अपनी हालत गैर होने लगी। इंसानी कदमों के वो निशान जंगल के अंदर तक जा रहे थे। उल्टे कदमों वाले इन निशानात की कोई तौजीह मेरे जहन में ना आ सकी। इस वक्त से खार ढल रही थी और शाम होने में ज़्यादा देर ना थी। क्या ख्याल है राजू? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इन निशानात का ताक़ुब करें साहब, रात होने वाली है। राजू ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। फिर मुझे यकीन है कि ये निशानात पछल पीरी के ही हैं। पछल पीरी की इस्तिलाह आमतौर पर चुड़ैल के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि आम ख्याल यही है कि चुड़ैल का दाहिना पाँव उल्टा होता है। राजू ने जिस कस्म के माहौल में आँख खोली थी वह भूत परीयत और चुड़ैलों के तज़किरा रोज़मर्रा का मामूल थे, लिहाजा वो पर इसरार निशानात देखकर इसका खौफजदा होना फितरी था। देखो राजू, तुमने अब तक मेरे साथ दर्जन भर दरिंदे शिकार कर डाले हैं। मैंने इसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। इनमें से अक्सर को भूत परीयत का शाखसाना करार दिया गया, मगर जब हमने मामले का खोज लगाया तो वो मकामी बाशिंदों के जहन की पैदावार साबित हुए। मगर ये निशानात, राजू ने खौफ में डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मुझे यकीन है हम इस इसरार से पर्दा हटने में कामयाब हो जाएंगे, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि इन निशानात का ताक़ुब किया जाए। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और हरासा अंदाज में कबीरा गुजर को देखता तो कभी इसकी निगाहें जंगल की तरफ आट जाती। इससे कबल कि मैं मज़ीद कुछ कहता, हुआ कि दोष पर एक ऐसी आवाज़ उभरी जिसे सुनकर राजू का ही नहीं मेरा भी रंग फिक हो गया। आवाज़ जंगल की तरफ से सुनाई दी थी। राजू, ये आवाज़, मैंने मुर्तश लहजे में यूं कहा जैसे मुझे अपनी समात पर शुबा हो। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है साहब, राजू ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। सरे शाम घने जंगल के सुनाटा में गूंजने वाली वो आवाज़ किसी भी जी होश के हौस गम कर देने के लिए काफ़ी थी, मगर हमारा मामला मुख्तलिफ था। हमारी ज़िंदगी के बेशतर शब्वाओ रोज़ घने जंगलों में खूंखार दरिंदों से नबरद आजमा करते हुए बसर हुए थे, उसी लिए हमारे हौस ख़ता ना हुए। हम फ़ौरन जीप में सवार हो गए और आस तरफ चल पड़े जहाँ से आवाज़ आई थी। कुछ लम्हों बाद रोने की आवाज़ मवक़ूफ़ हो गई, मगर हम मुहतात अंदाज में राइफलें थामे और आसपास नज़रें दौड़ाते जंगल में दाखिल हो गए। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान बल खाती गुजरगा पर एक शरनी के पंजों के निशानात के साथ साथ इंसानी कदमों के वो अजीब वाओ गरीब निशानात भी नज़र आए जो हम पहले देख चुके थे। हैरत अंगेज़ अमर यह है कि दरिंदे और इंसानी कदमों के निशान ज़्यादा पुराने ना थे। अजीब अलखलकत कदमों के निशानात अपनी जगह, मगर शरनी के पंजों के निशानी देखकर मुझे यकीन हो गया कि फलदार और गर्द वाओ नवा में होने वाली गुमशुदगियों की पशत पर एक आदमखोर शरनी का ही हाथ है। हमारा रुख इस जानिब था जहां हमें बताया गया था कि मतरूक मंदिर के खंडर वाक़े हैं। पंजों के निशानात का रुख भी उसी तरफ था। एक टले के करीब गुजरगा 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। एक रास्ता दाएं जानिब सीधे में चला गया, दूसरा टले के ऊपर से चक्कर काटकर जंगल के घने हिस्से में दाखिल हो रहा था। हमने सीधा चलने का फैसला किया क्योंकि ज़मीन पर मौजूद निशानात भी उसी तरफ जा रहे थे। तारीकी के बाइस ज़मीन का बारीक बीनी से मुआयना मुमकिन ना था।
फिर भी हम आगे बढ़ते गए। बढ़ते अंधेरे के बाइस निशानात बार बार खो जाते और हमें रुककर दोबारा सिलसिला मिलाना पड़ता। खतरे से मुकाबले के दबाव और नकोशपा की जुस्तजू में हम सिमत का ख्याल ना रख सके। वो निशानात एक ऐसी जगह पहुंचकर अपना वजूद खो बैठे जहां गुजरगा के दोनों किनारों पर बरगद और पीपल के दरख्त शाखें लटकाए झूम रहे थे। दरख्तों की शाखों से गुजरगा के किनारों पर लिपटी अगी बेलें हर लहजा बढ़ती तारीकी में खासा डरावना मंजर पेश कर रही थीं। मुझे इस अमर पर हैरत थी कि इस बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा हमारी समाअत से नहीं टकराई थी। अब मैंने राइफल की नाल पर लगी टार्चा रोशन कर ली। रोशनी में नजर आया कि कदमों के निशानात जंगल में दाखिल होकर नज़रों से ओझल हो रहे हैं। हम फिर इनके पीछे पीछे चल पड़े। आखिर थोड़ी दूर आगे जाकर वीरान मंदिर के खंडर हमारे सामने आ गए। अभी हम मंदिर का सियाहवला देख ही रहे थे कि अचानक दो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनकर हमारे कान खड़े हो गए और राइफलें बेइख्तियार कंधों से आ लगीं। पहली आवाज़ घोड़े की हनहनाहट की थी, जिसके फ़ौरन बाद बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा फ़िज़ा को मुर्तश कर गई। दोनों आवाज़ें मंदिर के अंदर से उभरी थीं। मैंने राजू को इशारा किया और हम दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ जोड़े अतराफ का बगौर जायज़ा लेते मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। अब राजू ने भी अपनी टार्चा रोशन कर ली। बच्चे के रोने की आवाज़ तसलसल के साथ उभर रही थी। जैसे ही हम मंदिर के अहाते में दाखिल हुए हमें हैरत का शदीद झटका लगा। अहाते के अंदर एक बुत ऐस्तादा था, जिसके कदमों में एक बच्चा हाथ पांव मारता हुआ बलक बलक कर रो रहा था। इससे कुछ फासले पर एक एला नस्ल का घोड़ा बेचैनी से ज़मीन पर खौर मारता दिखाई दिया। हम दोनों शदीद हैरानी के आलम में कभी बच्चे पर टार्चा की रोशनी फनकटा तो कभी घोड़े पर, जो हमारी आमद के बाइस मजीद बेचैन हो गया था। आसपास किसी और ज़ीरू का नाम वाओ निशान तक ना था। मैं इस वीराना में मासूम बच्चे और साजो सामान से आरास्ता घोड़े की मौजूदगी का कोई जुबाज तलाश ना कर सका। वो देखिए साहब, दफता राजू ने ठिठक कर अपनी टार्चा की रोशनी बच्चे से कुछ फासले पर डाली और मैं भी ठिठके बगैर ना रह सका। ज़मीन पर खून के धब्बों के साथ किसी के घसीटे जाने के वाज़े निशानात नजर आ रहे थे। मंदिर के अहाते की दीवार एक तरफ से टूटी हुई थी, वो निशानात उसी तरफ जाकर जंगल में गायब हो रहे थे। हमारा बड़े पुरस्कार चक्कर से पाला पर गया था। अभी हम इस खैर यकीनी सूरत हाल से दो चार थे कि जंगल के वस्त से एक इंसानी चीख गूंजकर बिखरती चली गई। खौफ के मारा राजू की घगी बंध गई। चीख सुनकर बच्चा भी जोर वाओ शोर से रोने लगा और मुझे भी अपने बदन के रौनगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। वहशियाना चीखों की आवाज़ के साथ ही आसपास के दरख्तों पर लंगूर वगैरह कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली चीखें निकालते हुए उछल कूद करने लगे। राजू के चेहरे से तहीर और फ़क्र-मंदी होयदा थी। मेरी अपनी हालत इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। मेरे ख्याल में बच्चे और घोड़े को फलदार ले चलते हैं। मैंने राजू के कान में कहा, इन दोनों और चीखों के इसरार से कल उजाले ही में पर्दा आठ सकता है। राजू ने मेरी राय से इत्तिफाक किया। इसने आगे बढ़कर बच्चा उठाया और वापस हो लिया। मैं घोड़े की लगाम थामे मुहतात अंदाज में टार्चा की रोशनी में इधर इधर निगाहें दौड़ाता इसके पीछे पीछे चल दिया। घोड़े ने जब देखा कि हमने बचे या इसे नुकसान नहीं पहुंचाया तो इसने कोई मुज़ाहमत ना की। 15-20 मिनट बाद हम अपनी जीप तक पहुंच गए। गांव वापस पहुंचा तो नंबरदार बेचैनी से अपने साथियों के साथ मुंतज़िर था। वो सब गांव के बाहर अलाव रोशन किए चारपाइयों पर बैठे थे। बाज ने कुल्हाड़ियों और बलम थाम रखे थे। हमारी रोदाद सुनकर नंबरदार भी मुतहिर हुए बगैर ना रह सका। मैंने इसे वहशियाना चीखों और उल्टे कदमों के निशानात के बारे में जानबूझकर नहीं बताया कि मबादा इसकी तोहम परस्ती जोर पकड़ ले। बच्चा और घोड़ा नंबरदार के हवाले करने के बाद हम दोनों खाना खा कर सो गए। अगली सुबह हम ज़रूरी साजो सामान से लेस होकर जंगल में जाने के लिए तैयार थे। मैंने बच्चे और घोड़े के सिलसिले में नंबरदार को हिदायत कर दी थी कि वो आसपास के देहात में अपने आदमी भेजकर इनके वर्षा का खोज लगाए। 1 घंटे बाद हम दोबारा इस मंदिर में मौजूद थे जहां गुज़श्ता शाम मुहीर अलअक़ूल वाक़यात पेश आए थे। दिन के उजाले में जब हमें मंदिर के अहाते का बगौर जायज़ा लेने का मौका मिला तो हम पर एक इंकिशाफ हुआ। गर्दालूद फर्श पर घसीटे जाने और खूनी छींटों के साथ साथ शरनी के पंजों के निशानात भी बकसरत थे। इन निशानात के दरमियान उल्टे कदम वाले निशान पा भी दिखाई दिए। खून के छींटों का ताक़ुब करते हुए हम मंदिर से निकलकर घनी झाड़ियों के झुंड तक पहुंच गए। इस मकाम पर दरख्त अगरचा ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो खासा तनावर थे और इनकी गुंजान शाखें नीचे तक झपकी हुई थीं। हम एक एक झुंड का बगौर जायज़ा लेते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हमें ख़तरा था कि किसी भी लम्हे शरनी हम पर हमला कर सकती है। जारी है।